स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एक्सीलेंट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है। गवर्नर मात्र एक प्रेसिडेंसी का हुआ करता था, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या मुंबई प्रेसिडेंसी। लेकिन गवर्नर जनरल का जब पद आया तो वह तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक होने लगा। अर्थात जब बंगाल को प्रमोट कर दिया गया, बंगाल के अधीन ही मुंबई और मद्रास को कर दिया गया, तो जब पूरे भारत का हुआ तो गवर्नर जनरल, और सिर्फ एक प्रेसिडेंसी का हुआ तो गवर्नर। तो सबसे पहले जो गवर्नर था वह था रॉबर्ट क्लाइव, वह सिर्फ बंगाल का था। इसके बाद क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स को 1772-73 में प्रमोट करके बंगाल के अधीन ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी लाई गई। तो इस तरह से पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध हुआ, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद 7 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज यहाँ पर फिक्स हो गए। तो यह कालक्रम आपको याद रखना है। इनके क्रम को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, और आप इनके महत्वपूर्ण कार्य हम पूरे वीडियो में समझेंगे। तो आप बिल्कुल भी रटने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, आपको एक क्रम बनाइए, क्रम से इन्हें समझिए और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को समझ लीजिए। जैसे बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल बेंसीटॉट था, हालांकि क्लाइव था, क्लाइव को लेकिन 1757 से 1760 तक रहा और 1765 से 1767 तक रहा। लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय क्लाइव भारत में नहीं था। क्लाइव कहाँ था उस समय? ब्रिटेन में, और यहाँ पर गवर्नर जनरल था बेंसीटॉट। तो डियर एस्पायरेंट, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट गवर्नर और गवर्नर जनरल से। आते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 1 पर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय में बिछाई गई? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। तो डियर एस्पायरेंट, यह बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। अब इनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। इनका रेलवे निर्माण करने का एक ही कार्य था कि जो अंग्रेजी सैनिक होते थे उन्हें युद्ध की स्थिति में जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, और अंग्रेजों का माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। उनका कोई भी उद्देश्य भारतीयों का विकास करना नहीं था। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच चली थी और डलहौजी के समय में बिछाई गई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में रेलवे के विकास की मुख्य उद्देश्य कच्चा माल और देश के आंतरिक भागों तथा बंदरगाहों तक ले जाना। क्या होता था कि जो भी माल यहाँ पर कच्चा माल बनता था, कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और वहाँ से बने हुए प्रोडक्ट भारत लाए जाते थे और भारत में उनकी खपत की जाती थी। भारत में चूंकि उन्होंने उद्योगों को सभी नष्ट कर दिया था, तो यहाँ पर जितना भी कच्चा माल होता था, चाहे वह कपास हो चाहे वह नील हो, तो यह कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और वहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट, जो बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट आता था, वह बंदरगाह तक तो आ जाता था। बंदरगाह से विभिन्न स्थानों तक रेलवे की ज़रूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने 1853 में बम्बई से थाने के बीच सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 पर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो डियर एस्पायरेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हमने पढ़ा होगा। 16 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। आप ये समझ सकते हैं कि उस समय कितनी ज़्यादा विडंबना रही होगी भारतीय महिलाओं के बीच में। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, अर्थात अगर किसी स्त्री का पति असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री को ही जिंदा जला दिया जाता था, और ऐसी विधवाओं को दोबारा शादी भी नहीं करने दी जाती थी। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग 1857 में जो पहले वायसराय थे, और वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आप समझिए कि वायसराय का पद 1857 में लाया गया। इससे पहले गवर्नर जनरल होते थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत नियम 15 में विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उस विवाह के उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। यह भारत के पिछड़ेपन होने का यह बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उन्हें, महिलाओं को बढ़ने के लिए ना ही तो कोई शिक्षा दी जाती थी और ना ही उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सुविधा उनके पास थी। तो डियर एस्पायरेंट, इसलिए पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और घोंदों के शो कर्वे के द्वारा 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ।
आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था। अब आप यह सबसे पहले समझिए कि 1857 तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1857 का जब अधिनियम आया, उस नियम के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय बना दिया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1857 में भारत की क्रांति हुई थी और इसी क्रांति के तत्पश्चात गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर थे। इन्होंने जो यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसमें विभिन्न राजाओं ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई। क्योंकि यहाँ के जो भी राजा थे वह सिर्फ अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। अगर पड़ोसी राजा पर अंग्रेज आक्रमण करते थे तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। बस इसी फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक एक राज्य को हड़पते चले गए, राजाओं में आपस में फूट डलवाई और उनको आपस में लड़वाया और उनके पूरे राज्य हड़प लिए। तो अंग्रेजों ने एक सोची समझी चालाकी, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो 1857 की जो क्रांति का दमन हुआ उसका मुख्य कारण यह था कि इसका कोई एक तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। दूसरी बात यह थी कि पूरे भारत में भारत की भावना नहीं थी, सब राजा अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। जैसे झांसी की रानी सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही थी और धोंदू पंत तांत्या टोपे कानपुर के लिए लड़ रहे थे। तो इस प्रकार से अलग अलग निजी स्वार्थ होने के कारण यह क्रांति असफल हुई। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो हमने कल भी इसके बारे में समझा था कि बंगाल से दासों को बाहर भेजा जाता था, यूरोप में भेजा जाता था। तो लॉर्ड एल्वर्नो ने 1842 से 1844 के बीच यह कार्य किया, यहाँ पर दास प्रथा से भारत को मुक्ति दिलाई। 1843 के एक्ट 5 में भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्वर्नो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया तथा इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का था। यह भारत केवल 2 साल के लिए आए थे, 1842 से 1844 के लिए। लेकिन भारत में इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए। भारत में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थीं, यहाँ का समाज बहुत ज़्यादा कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कुछ अच्छे भी कार्य किए। भारत चूँकि साहित्य से काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर रिसर्च भी बहुत अच्छे हुए, लेकिन चूँकि कुरीतियों ने अपना स्थान इतना ज़्यादा घेर लिया कि भारत विकसित नहीं हो पा रहा था। लॉर्ड एल्वर्नो ने यह कार्य किया। दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय एल्वर्नो को जाता है। आइए इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। दास प्रथा केवल भारत में नहीं थी, पूरे अफ्रीकी देशों में थी। यहाँ तक कि अमेरिका जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, अमेरिका से बहुत ज़्यादा नीग्रो अमेरिकियों को दास बनाकर दूसरे देशों में बेचा जाता था। तो दास प्रथा एक तरह से शोषण करने वाली प्रथा थी। यहाँ पर दासों को एक देश से दूसरे देश बेच दिया जाता था और दासों को जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था और अपना कार्य कराया जाता था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि किस गवर्नर जनरल ने कौन सी नीति का कार्य किया। तो आइए हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता इसका मतलब होता है कि शांति से बैठ जाना। यह एक बहुत ही निष्क्रियता वाला कार्य था कि जब हम देख लिया कि जब अंग्रेजों की ज़रूरत थी उस समय अंग्रेज निष्क्रिय हो जाते थे और राजा को हार जाता था। तो जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति थी वह जॉन लॉरेंस लेके आया था और सहायक संधि की जो नीति लेके आया था डियर एस्पायरेंट, वह लेके आया था लॉर्ड वेलेस्ली। हमने सहायक संधि को डिटेल में पहले भी समझाया था, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जो सहायक संधि थी डियर एस्पायरेंट, सहायक संधि में होता क्या था कि अंग्रेजी सैनिकों को भारतीय राजाओं के खर्चे पर रखा गया। जैसे मान के चलिए कि एक राजा के अधीन अंग्रेजों ने अपने 1000 सैनिक उस राजा के क्षेत्र में रख दिए। अब उस अंग्रेजों के सैनिकों का खर्चा पूरा राजा उठाता था और जब कभी भी अंग्रेजों का कोई भी युद्ध होता था तो वह सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ने जाते थे, तो पूरा खर्च उठाता था राजा और वह सेना किसके काम आती थी? अंग्रेजों के। तो इस प्रकार से इसे कहा गया सहायक संधि। सहायक संधि में राजाओं का मात्र इतना फायदा होता था कि विदेशी आक्रमण कोई उन्हें नहीं कर सकता था। सहायक संधि में यह भी शर्त रखी गई थी कि राजा की जो विदेश नीति है वह अंग्रेज संभालेंगे। तो यहाँ पर जो उच्चतम निष्क्रियता है वह लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे नहीं है, लॉरेंस के टाइम की है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर, पेशवाई को समाप्त कब किया गया। तो आजकल हम सब समझते हैं कि पेशवा आखिर क्या है। तो पेशवा डियर एस्पायरेंट यह है कि पेशवा एक पद हुआ करता था जिसे राजा ने अपनी प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए सृजित किया था। अर्थात पुणे में एक पेशवा का पद राजा के द्वारा बनाया गया। पेशवा होता था बेसिकली प्रधानमंत्री। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहला जो पेशवा था वह था बालाजी
विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को सबसे पहले पेशवा के रूप में निर्धारित किया गया था और 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। 1818 में अंग्रेजों ने जब मराठाओं से युद्ध किए और पेशवा पद को समाप्त कर दिया। आपने सबसे पहले समझ लेते हैं बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद वहाँ पर बाजीराव द्वितीय हुआ। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो बाजीराव मस्तानी पेशवा थे, वहाँ पर बाजीराव द्वितीय, और जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण पेशवा थे वह थे यहाँ पर वीर शिवाजी। वीर शिवाजी के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम इसे अब विस्तार पूर्वक समझते हैं। जो मराठाओं और अंग्रेजों के बीच बेसिकली यहाँ पर 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1803 और 1806 के बीच में हुआ, बेलीजली के काल में हुआ। 1817 और 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के पराजय तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 की ईस्वी में समाप्त कर दी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत में पहली जनसंख्या की गणना किसने करवाई? यह उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। और भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराई, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई। यह 1869 से 1872 के काल में हुई, 1872 के प्रारंभ में, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में इसे नियमित जनगणना के रूप में शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डियर एस्पायरेंट हमारा लॉर्ड मेयो। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि यह जनगणना कब कराई गई, तो 1869 से 1872 के बीच में कराई गई। यदि यह पूछा जाता कि यह कब से नियमित कर दी गई, तो 1881 में यह नियमित कर दी गई। अब आते हैं वर्तमान जनगणना के आंकड़ों के बारे में। तो जो हमारी पिछली भारत की जनगणना हुई थी वह 2011 में हुई थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई है डियर एस्पायरेंट, हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है और अगली जनगणना के जो डेटा आएंगे वो 2021 में आएंगे। और हम वर्तमान में यह पहली बार जनसंख्या की अगर गणना की बात की जाए तो यह है लॉर्ड मेयो के टाइम पर। अब यह देखते हैं कि 2011 के आंकड़े क्या कहते हैं। तो 11 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग डियर एस्पायरेंट भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। यह जी न्यूज़ की एक डीएनए रिपोर्ट है जिसमें हिंदुओं को 79.8 अर्थात 96.63 करोड़ है और मुसलमान लगभग 14% हैं 17.2 करोड़ के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो डियर एस्पायरेंट ये यूपीपीसीएस में पूछा गया और इसमें हमें यह बताना कि स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को। यह 1880 से लेकर 1884 के बीच में रहे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव लागू किया गया, जिसमें 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन से मतलब यह था कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का शासन, इसे अंग्रेज अपने विरोध में लोगों को नहीं जाने देते थे। लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों के वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें और यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। तो डियर एस्पायरेंट सबसे पहले यह समझते हैं कि कुछ स्थानीय समस्याएं हुआ करती थीं। अंग्रेज यह नहीं चाहते कि स्थानीय समस्याओं को लेकर कोई अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए, तो छोटे छोटे जो मुद्दे थे उन्होंने वह स्थानीय लोगों को ही सौंप दिए और वहां पर एक सर्वेक्षण कराया गया और उसके बाद यह निश्चय किया गया कि किन किन मदों के लिए मद होता है कि किस हम मद में आम व्यय अर्थात कितना पैसा हम स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द कराएं। स्थानीय प्रशासन को मुख्यतः सफाई का कार्य, जल का कार्य, स्वास्थ्य का कार्य, यह सब लॉर्ड रिपन ने स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जो 1880 से 1884 के बीच भारत में रहे थे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो डियर एस्पायरेंट पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई। डियर एस्पायरेंट लॉर्ड कर्जन के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रयास 1784 में कलकत्ता के विलियम जोन्स तथा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। ऐसा नहीं था कि ये बाबरी मस्जिद का जो अभी बवाल चल रहा है, अभी हाल में ये सॉल्व हो गया है, यह पहले नहीं था। यह अंग्रेजों के टाइम भी यह मैटर उठा था और उसी के सभी यह सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की यहाँ पर स्थापना की गई और यह स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। तो कर्जन के बारे में हम और डिटेल से जान लेते हैं। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा और इसी दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
कि एकीकृत करा तथा इसे केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। बहुत से ऐसे खंडहर थे। हुआ क्या था कि मुगल बादशाहों ने बहुत से हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़वा दिया था और उनके स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो यहाँ स्थानीय लोग वहाँ पर फिर से मस्जिद की जगह अपने स्थानीय पूजा ग्रहों की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वहाँ पर इस लोगों में विवाद ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसको स्थापना 1901 में की और इसके सबसे पहले जो केंद्रीय महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। डियर एस्पायरेंट, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो यह अपनाई गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आइए हम अब सब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि यहाँ पर मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र से जीत लिया था। तो अंग्रेज कभी भी विश्वास पात्र नहीं रहे, हमेशा वह धोखा देना जानते थे, आपस में लड़वाना जानते थे। तो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के मतभेदों का पूरा फायदा उठाया, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति का प्रतीक रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था। उनका कार्य था कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए ताकि वह आपस में ही लड़ें और अंग्रेज अपना कार्य करते रहें। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत की समाज एकत्र हो और वह चाहते थे कि यह लोग आपस में लड़ें। तो डियर एस्पायरेंट, यह लॉर्ड कर्जन के टाइम पर यह फूट डालो और राज करो की नीति का बहुत ज़्यादा कार्य हुआ। इसका स्पष्ट उद्देश्य था हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना और दूसरे जो नवजागृत बंगाल को चपेट पहुंचाना। डियर एस्पायरेंट, यह कार्य इसलिए किया गया कि यदि लोग एकत्रित होंगे तो अंग्रेजों के बारे में विरोध करेंगे, लेकिन जब आपस में ही लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों के प्रति उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्य में किया गया? तो डियर एस्पायरेंट, नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया। तो सबसे पहले यहाँ पर जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आई। डियर एस्पायरेंट, दिल्ली में उनका भव्य दरबार में स्वागत किया गया और जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी को स्थानांतरण करके वापस दिल्ली बनाया गया। तो डियर एस्पायरेंट, यह क्यों बनाया गया आपने यहाँ पर समझ लिया। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर बनाया गया और यह जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और यहाँ पर बहुत सारे लोग राजा और रानी के पास पहुँचे थे, जिस प्रकार से उनसे रिक्वेस्ट की गई कि साहब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और राजधानी को वापस कलकत्ता किया जाए। तो उन्होंने एक मांग तो यहाँ पर मान ली, उन्होंने बंगाल विभाजन को रोकने के लिए आदेश तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो राजधानी है उसको कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया गया। तो आपने यह सब कुछ जाना कि यह क्यों बना, कब बना और कैसे बना। और यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ब्रिटिश भारत में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर दिल्ली को नई कैपिटल बनाया गया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? डियर एस्पायरेंट, ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे, अंग्रेज यहाँ पर चाहते ही नहीं थे कि भारत का कोई भी उद्योग फले फूले, क्योंकि उद्योग अगर भारत का ही फल फूल जाएगा तो उनसे सामान कौन खरीदेगा। वह चाहते थे कि जो वहाँ पर ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी गई हैं, वह फायदे में चले। तो यहाँ पर किसानों का जो कच्चा माल था वह अंग्रेज खरीद लेते थे और कच्चे माल को ब्रिटिश पहुँचाते थे और ब्रिटिश में इन एजेंसियों में, इन कंपनियों में बहुत सारा प्रोडक्ट बनता था, बल्क में बनता था और उसे ब्रिटिश वाले भारत लाते थे और भारत में अपना माल महंगे दामों पर बेचते थे। कपड़ा उद्योग तो इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और भी बहुत से उद्योगों को यह बढ़ने ही नहीं देते थे और कच्चे माल की तो इतनी बुरी दशा थी कि यहाँ पर जो धागा काटने का कार्य था इतना सस्ता कर दिया और नील उगाने के लिए जो कच्चा माल नील था उसको खाद्यान्न उगाने ही नहीं देते थे, नील उगाने पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे। तो अंग्रेजों की जो नीति थी भारत को चारों तरह
यहाँ पर रीढ़ की हड्डी उन्होंने कुचल दी थी और भारतीय उद्योगों का अभाव का कोई यह कारण था कि यहाँ पर डियर एस्पायरेंट अंग्रेजों ने कभी भी कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप होने ही नहीं दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारी उद्योगों का अभाव। और यह क्यों हुआ, हमने यह भी समझा कि ब्रिटिश जो यहाँ पर शासन कर रहा था वह चाहता था कि अंग्रेजों के गुलाम बने रहें भारतीय, और भारतीय महंगा माल खरीदें अंग्रेजों से और सस्ता अपना कच्चा माल अंग्रेजों को दे दें। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण को प्रचालित किया गया। यह यूपीएससी आरआई का क्वेश्चन है। अब यह बताना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर लागू की गई। तो डियर एस्पायरेंट अब हम समझते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में हमने स्थायी बंदोबस्त को पिछले वीडियो में समझा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, वहां पर मैंने स्थायी बंदोबस्त की नीति बहुत अच्छे से समझाई है। आज हम उठाते हैं रैयतवाड़ी को। डियर एस्पायरेंट रैयत का शब्द अर्थ होता है किसान। तो रैयतवाड़ी का अर्थ है कि यहाँ पर किसानों को ही डायरेक्ट टैक्स ब्रिटिशर्स को देना होता था। यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं होता था, रैयतों की सरकार होती थी। रैयत मीन्स होता है दक्षिण भारत में किया गया बेसिकली। दक्षिण भारत में आप मैप में देख पा रहे होंगे, मैंने आपको यहाँ पिंक कलर से दिखाया है। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, इतने स्थानों पर रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी। अब आप यह समझ सकते हैं कि यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था इतना पार्ट, और वह डायरेक्टली रैयतों से अपना टैक्स वसूलते थे। जबकि स्थायी बंदोबस्त की नीति में क्या था कि उन्होंने एक बिचौलिया अपना बीच में रख दिया था। अंग्रेजों का जो टैक्स वसूलने का कार्य था, बीच के जमींदार थे, जमींदार और कुलीन वर्ग जनता का शोषण करते थे और टैक्स वसूल कर अंग्रेजों को मोटी रकम दिया करते थे। तो यहाँ पर डियर एस्पायरेंट अंग्रेजों के द्वारा इतना ज़्यादा लूटा गया कि लोगों को बहुत, उड़ीसा में एक भयानक अकाल पड़ा और लगभग लाखों लोग अकाल में मारे गए। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। यह यूपीपीसीएस प्री 1995 का क्वेश्चन है। हमें यह बताना है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में हमने समझा कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ से धन का बहिर्गमन कर रहे थे, यहाँ से धीमे धीमे लूटपाट कर रहे थे, यहाँ का जो धन था वह अपने ब्रिटिश ले जा रहे थे और यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो जो धन का बहिर्गमन था वह राष्ट्रवादी परिभाषा में भारत की धन संपत्ति एवं माल को इंग्लैंड को हस्तांतरित करना था। इसके बदले में भारत को समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं दिया गया। तो दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को सबसे पहले एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया कि अंग्रेज यहाँ से धन तो बहुत ज़्यादा ले जा रहे हैं लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं, भारत का शोषण हो रहा है। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सबसे पहले और सबसे प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने इनके लेखक में इंग्लैंड द डेब्ट टू द इंडिया यह नामक पुस्तक लिखी और इसके माध्यम से उन्होंने एक प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बल दिया। उन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया गया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो डियर एस्पायरेंट, यह भारत में अंग्रेज इतना ज़्यादा आर्थिक दोहन कर रहे थे कि यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए खाद्यान्न, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचते थे। तो यह पुस्तक जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह उनके द्वारा ही लिखी गई। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय की और पर कैपिटा इनकम की भी भारत की गणना की थी। तो वह दादा भाई नौरोजी यह चाहते थे कि यहाँ पर भारत में जिस प्रकार से आर्थिक शोषण ब्रिटिशर्स कर रहे थे उसके बदले में भारत को कुछ लौटाएं। भारत के लोगों का जो धन यहाँ से जा रहा है, भारत को भविष्य में इसको लौटाया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर लूटने के उद्देश्य से आए थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि देश को जितना अधिक से अधिक लूटा जाए उतना लूट के देश को छोड़कर चले जाना। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। जैसे जैसे यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते गए और यहाँ से पूरा धन लूटकर विदेशों में ले जाया गया। अब वक्त है आज के हमारे लकी क्वेश्चन का, जिसका राइट आंसर देखकर आप जीत सकते हैं हमारा विनिंग प्राइस। तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, आज हमारे लकी विनर्स की घोषणा की गई है। आपने स्टार्टिंग में इस लिस्ट को देखा होगा। तो अगर उस लिस्ट में आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। बक्सर के युद्ध के समय भारत में गवर्नर
कौन था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसको आपको राइट आंसर पता होगा। बक्सर के युद्ध के समय यहाँ पर गवर्नर कौन था। और जो लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं या डायरेक्टली लास्ट में आकर आंसर देते हैं, ऐसे लोगों को हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और ऐसे लोगों को हम कभी भी विजेता नहीं बनाएंगे। तो यदि आपको हमारा विजेता बनना है तो आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करिए। हमारा उद्देश्य आपको विनिंग प्राइज़ देने का है कि आप अधिक से अधिक अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं, आप अपनी स्टडी को अच्छा करें। डियर एस्पायरेंट, जब कभी भी हम क्लास में अच्छा करते थे तो टीचर तालियां बजवा देता था। यही हमारा उद्देश्य है। एक्सीलेंट क्लासेस आपको इनाम इसलिए दे रहा है कि आप अच्छे से स्टडी करें और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू।